जैसा कि मानव भूगोल के बारे में हम पार्ट फर्स्ट में अध्ययन कर चुके, आज हम पार्ट सेकंड लेसन नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र विषय क्षेत्र देखिए, वैसे तो देखा जाए कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, फिर भी कुछ सीमा तक इसके अध्ययन के बारे में हमें बताया गया है। तो देखिए, विषय क्षेत्रों को वैसे हंटिंगटन ने, एक विद्वान है हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है। पहला है भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। मानवीय अनुक्रियाएं, इन दोनों का क्या तात्पर्य है? हंटिंगटन ने जो विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है, एक तो भौतिक दशाएं, एक मानवीय अनुक्रियाएं। इससे तात्पर्य है कि मानव वातावरण के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ में समायोजन और असमायोजन करता है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। आगे देखिए, ये तो हंटिंगटन ने कहा है, और इसके विषय क्षेत्रों में कौन कौन सम्मिलित है? जनसंख्या, सबसे पहले बात करते हैं हम जनसंख्या। जनसंख्या के अंदर मानव भूगोल में जनसंख्या के वितरण, इस पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कैसा है, कहाँ कहाँ पर लोग सघन बसे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर लोग विरल बसे हुए हैं। जनसंख्या का घनत्व और धरातल और मानव के मध्य के अनुपात को दर्शाता है घनत्व। तो इस पृथ्वी पर कहीं पर छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसा कि ये कहा गया, कई विद्वानों की पुष्टि के अनुसार ये कहा गया है कि पृथ्वी के लगभग 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है उन्हीं धरातल के अनुकूल होगा। वहाँ के लोगों का जनसंख्या घनत्व कहाँ के अनुकूल होगा? उस धरातल के अनुकूल होगा। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि, प्रवास, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग चले जाते हैं, प्रवास, अधिवास, लोगों के जो घर हैं उनके अध्ययन की पुष्टि करता है मानव भूगोल। जनसंख्या के अंदर जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के घनत्व, उसकी वृद्धि, प्रवास, अधिवास, सामाजिक, प्रजातिगत संरचना, प्रजातिगत संरचना, नस्लीय विभिन्नता, इत्यादि तत्वों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, प्रवास, अधिवास, सामाजिक एवं प्रजातिगत संरचना और नस्लीय विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अगला जो विषय क्षेत्र है वो है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण जो कि मानव और पर्यावरण के मध्य जो अनुक्रियाएं करता है वो सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में सम्मिलित किया गया है। अब कौन कौन से सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं जिनके जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं इस भौतिक पर्यावरण के साथ में अनुक्रियाएं करके। तो देखिए वो कौन कौन से सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं, जैसे मानव व जीव जंतुओं का, मानव और जीव जंतुओं का वातावरण के साथ में समायोजन, जीविका के साधन, परिवहन, संचार,
निर्माण सामग्री और भूमि, भवन इत्यादि तत्व जो कि सांस्कृतिक वातावरण के तत्व के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगला विषय क्षेत्र कौन सा हमारा? अगला विषय क्षेत्र आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों में वो कौन कौन से संसाधन हैं जिसमें मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को ये कहें प्राकृतिक तत्व, जैसे जल, भूमि, वन, मृदा। ये प्राकृतिक जो तत्व हैं, ये प्राकृतिक तत्व जब मानव अपने उपयोग में लेता है तब जाकर ये क्या बन जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। अगला जो विषय क्षेत्र है हमारा वो है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम जो कि मानव भूगोल को किस तरह से विषय क्षेत्र बनाता है कि मानव और जो इसके भौगोलिक संबंध है, मानव और इसके भौगोलिक जो संबंध है वो क्या है? स्थिर नहीं है। मानव और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यानी मानव और भौगोलिक संबंध जो है अस्थिर है। मानव गतिशील है, मानव अपने वातावरण के साथ में समायोजन करता हुआ लगातार उत्तरोत्तर अपना विकास करता जा रहा है। अगला जो हमारा विषय क्षेत्र आता है वो समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन। समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन, ये जो विषय क्षेत्र है वो क्या कहता है कि एक भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही मालूम नहीं करना पड़ता कि इस पृथ्वी पर जो भौतिक दशाएं हैं वो किस तरह से वितरित है, वरना इतना भी ज्ञान आवश्यक होना होता है कि इन भौतिक दशाओं का, आप भौतिक दशाओं से तात्पर्य है कि इस भौतिक पर्यावरण के साथ में जो क्रियाएं करके मानव ने जो निर्मित किया है वो इन भौतिक दशाओं के बारे में क्या मानव के द्वारा बनाई गई है या प्रकृति में अपने आप ही पहले से विद्यमान थी? नहीं, ये मानवीय अनुक्रियाएं हैं। ये भौतिक दशाएं क्या है? मानवीय अनुक्रियाएं हैं। इन्हें मानवीय अनुक्रियाएं कहेंगे। मानव के द्वारा बनाई गई है। इस पृथ्वी पर जो भी भूदृश्य दिखाई देता है वो सब मानव के द्वारा बनाई गई है। और मानव इस वातावरण के साथ में क्या किया है? मानव ने समायोजन किया है। और किन का विस्तार किया है? प्रादेशिक संगठन का विस्तार किया है, प्रदेशों का विस्तार किया है। अगला जो हमारा विषय क्षेत्र आता है वो अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध। अब अन्य प्रदेश या अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनके साथ में मानव के संबंध है? अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध। अब वो अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र। ये क्या है? जो मानव भूगोल के अन्य क्षेत्र है जिनसे मानव भूगोल का गहरा संबंध है। आइए आगे हम मानव भूगोल के विकास के बारे में बात करते हैं। तो मानव भूगोल का विकास प्रारंभिक जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है और फिर धीरे धीरे मानव भूगोल के विकास में गति बढ़ती गई। तो अध्ययन की दृष्टि से हम मानव भूगोल के विकास को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। भूगोल का विकास।
देखिए, मानव भूगोल के विकास की बात करें तो इस विकास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। 18वीं शताब्दी से मानव भूगोल का विकास प्रारंभ माना जाता है। लेकिन इसके मानव भूगोल के प्राचीन इससे पहले के विकास की बात करें तो इसकी जो जड़ें हैं वो इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी होती जाती है। मानव भूगोल के विकास में प्रारंभ से लेकर अब तक के एक दीर्घकालीन सातत्य पाया जाता है। लंबे समय से चलता आ रहा ये सातत्य पाया जाता है। तो देखिए, मानव भूगोल का विकास प्राकृतिक वातावरण में जैसे जैसे बदलाव आए वैसे वैसे उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया गया। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास के चरण 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल। अध्ययन की दृष्टि से जो मानव भूगोल के विकास का पहला चरण है, इस पहले चरण में मानव अनेक सभ्यताओं निर्मित की थी। वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी? मिस्र, रोम, मेसोपोटामिया, चीन और भारत की सिंधु सरस्वती। मिस्र, रोम, मेसोपोटामिया, चीन, सिंधु सरस्वती, ऐसी जो सभ्यताएं विकसित हुई थी, इन सभ्यताओं के लोग हैं जो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, उनकी आस्था, उनमें आस्था रखते थे। अब वो कौन कौन सी प्राकृतिक शक्तियां हैं जिनकी उपासना करते थे या उनमें आस्था रखते थे या प्रकृति के प्रकोप से डरा करते थे? वो वायु, जल, भूमि, वन, ये प्राकृतिक शक्तियां हैं और प्राकृतिक तत्व है। इन्हीं प्राकृतिक तत्वों की अधिकता से मानव प्रभावित होता था और इनकी प्रभाविकता होने के कारण इन्हीं की उपासना करता था। इनको देवता मानकर पूजा जाता था। तो इस विषय के विषय क्षेत्र की पुष्टि करने के लिए अनेक विद्वानों में, जिनमें गणितीय विद्वान थेल्स और अनेक्सिमेंडर, थेल्स एवं अनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति, मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। जलवायु, वनस्पति और मानव समाज पर जो इसका प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया थेल्स और अनेक्सिमेंडर। अगले जो विद्वान हैं उन्होंने अरस्तु ने क्या कहा कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को क्या बताया? शारीरिक रूप से बहादुर बताया। शारीरिक रूप से क्या कहा? बहादुर। और चिंतन में कैसा बताया? कमज़ोर। शारीरिक रूप से बहादुर लेकिन चिंतन में कैसे थे? कमज़ोर। जबकि एशियाई प्रदेश में रहने वाले लोगों को शारीरिक रूप से सुस्त और चिंतन में चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जनजातियों और स्थायी कृषक जातियों पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया।
घुमक्कड़ जातियों एवं स्थायी कृषक जातियों पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया। हेकेटियस ने उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान का व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। विश्व में उपलब्ध जो भौगोलिक ज्ञान था उसको क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया हेकेटियस ने, इसीलिए इनको भूगोल का जनक माना जाता है। और भूगोलवेताओं में रोमन भूगोलवेता स्ट्रैबो, इन्होंने भूपारिस्थितिकी के प्रभाव जो मानव पर पड़ने वाले भूपारिस्थितिकी के प्रभावों को अध्ययन में स्पष्ट किया। अब जो प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं में लोग वायु, जल, भूमि, वन इत्यादि को देवता मानकर इनकी पूजा अर्चना करते थे, इनकी उपासना करते थे, इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से डरते थे। इन्हीं के अध्ययन की पुष्टि करने के लिए विशेष क्षेत्र की पुष्टि करने के लिए थेल्स और अनेक्सिमेंडर ने मानव पर जलवायु, वनस्पति के प्रभाव का अध्ययन किया। अरस्तु ने ठंडे प्रदेश पर रहने वाले लोगों को बहादुर और चिंतन में कमज़ोर बताया, जबकि एशिया में रहने वाले लोगों को शारीरिक रूप से सुस्त और चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों एवं स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया। हेकेटियस जो कि इन्होंने उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान, विश्व में जो पहले से उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान था उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? हेकेटियस को जाता है, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहा गया। और स्ट्रैबो और रोमन भूगोलवेताओं ने रोमन भूगोलवेताओं ने भूपारिस्थितिकी के स्वरूप का मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। तो देखिए आते हैं मध्यकाल, ये पहला जो चरण था। अब देखते हैं मध्यकाल नौ चालन संबंधी कुशलताओं, अन्वेषणों, तकनीकी एवं व्यापारिक रूप से व्यापारिक गतियों का केंद्र रहा है। एक देश के लोग दूसरे देश के संपर्क में आए, लेकिन दूसरे देशों के संपर्क में आने से पहले जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों में जाने से पहले वो यह डरते थे कि कहीं दूसरे देश के लोग कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, हमें शायद वहाँ पर जाने पर हमें आने देंगे या नहीं आने देंगे। मध्यकाल देखिए, मध्यकाल में क्या हुआ कि मानव भूगोल के विकास में थोड़ी गति आई। वो किसके कारण? जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से परिचित हुए। इस काल में अन्वेषण, विवरण एवं प्रादेशिक विश्लेषण अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण के कारण मध्यकाल में मानव भूगोल को गति मिली। इसमें क्या हुआ? तकनीकी विकास। जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों से परिचित हुए तो एक क्षेत्र की तकनीकी दूसरे क्षेत्र में गई, स्थानांतरित हुई। दूसरा है व्यापारिक क्षेत्र। पहले व्यापार क्षेत्र तक ही सीमित था, अपने क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर लोग व्यापार करने लगे, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। नौचालन संबंधी कुशलताओं और लोगों के विषय में जो मिथक रहस्य थे वो खुलकर सामने आने लगे। लोगों के संदर्भ में जो मिथक रहस्य थे कि कोई एक क्षेत्र का व्यक्ति यदि दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वो शायद उस क्षेत्र के लोगों के बारे में, नस्लीय पहचान के बारे में, उनकी विश्व ज्ञान कोशीय जो विवरण है वो प्रकाश में आया। विश्व ज्ञान कोशीय विवरण
प्रकाश में आया। इसके बाद आधुनिक काल, अगला चरण आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में मानव भूगोल का जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है जर्मनी से। अब इस जर्मनी में जो भूगोलवेता है उनमें कौन कौन से भूगोलवेता है जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया? हमबोल्ट, रिटर, फ्रेबले, पेसेल, रिच्टोफेन, ये जर्मन भूगोलवेता है। इन्होंने शुरुआती मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। इसके बाद में सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। शुरुआत कहाँ से हुई मानव भूगोल की? जर्मनी से। उसके बाद फ्रांस में इसका सबसे अधिक विकास हुआ। तो फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में कौन कौन से भूगोलवेता थे जिन्होंने आधुनिक मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया? तो वो थे पाल विडाल डी ला ब्लांस, ब्रून्स, डिमांजे, पाल विडाल डी ला ब्लांस, ब्रून्स, डिमांजे, मार्तोनी, ये विद्वान हैं जिन्होंने फ्रांस में भूगोल के विकास में योगदान दिया। उसके बाद और कई ग्रंथ लिखे गए, कई मानव भूगोल के विकास में कई ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का खूब और तीव्र गति से विकास हुआ और अलग अलग भूगोलवेता सामने आए। तो अमेरिका में जो भूगोलवेता थे वो कौन कौन से भूगोलवेता थे अमेरिका में? देखिए, अमेरिका में जो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं फ्रेडरिक रेडजेल, उन्हीं की शिष्या एलन सैम्पल, हटिंगटन, बोमेन, कार्ल सांवर और ग्रिफिथ। टेलर, ये अमेरिकन भूगोलवेता थे। एलन सैम्पल, हटिंगटन, बोमेन, कार्ल सांवरकर और ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद में ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का काफ़ी विकास हुआ। ब्रिटेन में भूगोलवेता कौन कौन से थे? मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लोअर, ये ब्रिटेन के भूगोलवेता थे। इन्होंने आधुनिक मानव भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान दिया। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो शुरुआती चरण था वो आधुनिक भूगोल के जन्मदाता है वो फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया था। और उन्हीं की शिष्या जो एलन सैम्पल थी उन्होंने नियतिवाद की विचारधारा प्रकाशित की थी। अध्ययन में नियतिवाद, और जो पाल विडाल डी ला ब्लांस थे उन्होंने संभववाद, और इन दोनों विचारधाराओं के मध्य गहरा मंथन चलता रहा और किस विचारधारा को सर्वमान्य माना जाए। तो इन दोनों ही विचारधाराओं को दोनों ही विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य से, दोनों ही विचारधाराओं के संबंध से एक नई विचारधारा 21वीं सदी में सामने आई। उसे नवनिश्चयवादी विचारधारा के नाम से जाना गया। नए निश्चयवादी विचारधारा के नाम से जाना गया, क्योंकि जो नियतिवादी विचारधारा थी वो तो प्रकृति पर जोर देती थी। नियतिवादी जो विचारधारा थी वो किसको जोर देती थी? प्रकृति पर जोर देती थी। जबकि संभववादी विचारधारा प्रकृति को नकारते थे। संभववादी जो पाल विडाल डी ला ब्लांस है वो प्रकृति
की अनदेखी करते थे और मानव को ही सर्वे सर्वा बताते थे। इन दोनों के मध्य जो विवादित जो विचारधाराएं थी, इन्हीं दोनों में से एक नई विचारधारा सामने आई, वो उसे नवनिश्चयवादी विचारधारा कहा गया। इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इस नवनिश्चयवादी विचारधारा को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि प्रकृति के नियमों का अनुसरण करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाओ, यानी रुको और जाओ। ये रुको और जाओ जो कि नवनिश्चयवादी विचारधारा का ही कथन है, ये क्या कहता है कि प्रकृति के नियमों का अनुसरण करते हुए अपनी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। न तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाओ, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि प्रकृति को यदि नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे कौन प्रभावित होता है? मानव ही प्रभावित होता है। इसीलिए नियतिवादी विचारधारा का भी खंडन हुआ और संभववादी विचारधारा का भी खंडन हुआ, क्योंकि संभववादी विचारधारा मानव को सर्वे सर्वा मानती थी, नियतिवादी विचारधारा प्रकृति को सर्वे सर्वा मानती थी। इन दोनों ही विचारधाराओं से एक नई विचारधारा जो कि ग्रिफिथ टेलर ने रखी है, वो नवनिश्चयवादी विचारधारा, जिसका तात्पर्य रुको और जाओ, यानी प्रकृति के नियमों का अनुसरण करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। तो देखिए, मानव भूगोल की इन विचारधाराओं के आगे भी अन्य विचारधाराएं सामने आई। तो वो 3 विचारधाराएं मुख्यतः सामने आई थी। नंबर 1 थी मानव कल्याण परक विचारधारा। मानव कल्याण परक विचारधारा। मानव कल्याण परक विचारधारा, इससे पहले जो विचारधाराएं थी, नियतिवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा, नवनिश्चयवादी विचारधारा, अगली जो विचारधारा आती है वो है कल्याण परक विचारधारा। ये कल्याण परक विचारधारा मानव के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों, मानव के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? भोजन, आवास, और वस्त्र। ये तो मूलभूत तत्व हैं जो मानव के लिए आवश्यक है। इनके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिवास। शिक्षा और स्वास्थ्य, अधिवास, ये मानव कल्याण परक विचारधारा के पक्ष हैं। इन पक्षों की उपलब्धता मानव को होनी आवश्यक है, और इन पक्षों की उपलब्धता मानव को कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ये विचारधारा इस पर निर्भर करती है। दूसरी विचारधारा है क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा का विचारधारा क्यों सामने आती है? क्रांतिकारी विचारधारा क्यों सामने आती है? निर्धनता के कारण। किसके कारण? निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता। निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता के कारण मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण करती है। कौन सी विचारधारा? क्रांतिकारी विचारधारा। और मार्क्स के सिद्धांत का जो अनुसरण करने वाली जो क्रांतिकारी विचारधारा है, ये एक स्वयं के हित में सोचने पर बल देती है। निर्धनता, बंधन और सामाजिक असमानता के साथ साथ मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण करती है, तभी तो क्रांतिकारी विचारधारा सामने आई है। अगली विचारधारा है आचरण परक विचारधारा। आचरण परक विचारधारा से तात्पर्य है कि मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय अपने लाभ पर ही, अपने हित पर, अपने कल्याण पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र पर आधारित होते हैं। ये आचरण परक विचारधारा। मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं करते समय
आर्थिक क्रियाएं करते समय केवल अपने लाभ पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि इस प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के बारे में भी सोचता है कि हम इन आर्थिक क्रियाओं से प्रकृति प्रभावित होती है, इस प्रकृति को कैसे प्रभावित करें, ये हमें आचरणपरक विचारधारा बताती है। तो देखिए, मानव भूगोल के विकास के तीनों चरण कंप्लीट हो चुके। हमारे मुख्यतः जो विचारधाराएं थी, नियतिवादी, संभववादी, नवनिश्चयवादी, कल्याणपरक, क्रांतिकारी विचारधारा और आचरणपरक विचारधाराएं। इन आचरणपरक, ये अंतिम जो टॉपिक था अपना विचारधाराओं का, उसके बाद में हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर पहले लेसन को अच्छी तरह से आप पढ़ना।